मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान शिक्षिका। मैं आज आप लोगों को बुद्धि चैप्टर, बुद्धि लेसन यानी इंटेलिजेंस में आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप जानते हैं कि बुद्धि किसे कहते हैं। अधिकतर आजकल हम लोग प्राय अक्सर देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और अमुक व्यक्ति कम बुद्धिमान है, यानी कुछ व्यक्ति अधिक तेज होते हैं, कुछ व्यक्ति कम तेज होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि बुद्धि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको माप करके हम लोग देख लें कि क्या होता है। बुद्धि भी एक मानसिक प्रक्रिया है। बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है, जैसे बहुत सी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे संवेदना, इमोशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, भाव, फीलिंग्स, चिंतन, थिंकिंग, ये सभी मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन इन्हें परिभाषित करना आसान है। लेकिन बुद्धि क्या है कि बुद्धि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसे परिभाषित करना कुछ कठिन है, लेकिन फिर भी हमारे मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शोध में अलग अलग तरीकों से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। एडवर्ड महोदय ने इसे परिभाषित किया है और कहा है कि अभियोजन की क्षमता ही बुद्धि होती है। इसी तरह स्टर्न महोदय ने भी अपने अनुसार ये कहा है कि नई परिस्थितियों में असफल अभियोजन ही क्या होता है, बुद्धि होता है। तो अनेक मनोवैज्ञानिक जैसे थर्स्टन है, गाल्टन है, इन्होंने भी बहुत सी बुद्धि परीक्षण के बारे में अपनी अपनी परिभाषाएं अलग अलग ढंग से दी हैं। इनसे हट करके थोड़े से हमारे स्पीयरमैन, मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन जो थे, उन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी है। इन्होंने बुद्धि की परिभाषा दो स्तरों पे दी है, दो लेवल पे दी है। एक है जी फैक्टर और दूसरा है एस फैक्टर। जी फैक्टर मतलब सामान्य बुद्धि, और एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक बुद्धि। तो सामान्य जी फैक्टर का मतलब होता है कि उस तरह का मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मानसिक प्रक्रिया में सभी तरह की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जो आवश्यक होता है यह जन्मजात होता है, लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है, सीमित होती है। फिर भी प्रत्येक मनुष्य में इसकी मात्रा एक समान नहीं होती है। और एस फैक्टर क्या है? एस फैक्टर स्टर्न महोदय का, ये स्पीयरमैन महोदय का कहना है कि एस फैक्टर में वो सभी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो प्रमुख होती हैं और उनके निष्पादन में उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ एक विशिष्ट तत्व होते हैं जो कि उनको कुछ अलग करते हैं। जैसे सिंगर हैं, डांसर हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये सभी अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में ही एक विशिष्टता के कारण, एक एस फैक्टर के कारण ही उन्होंने अपने इस क्षेत्र को प्राप्त किया है। जैसे लता जी हैं, गायन के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में उन्हें महारत हासिल है। और सचिन तेंदुलकर, इन्हें खेल के दुनिया में महारत हासिल है। इनमें क्या है, एस फैक्टर जो है इन्हें अपने विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करने में मदद मिला है। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अपने अपने ढंग से अपनी बुद्धि की परिभाषा दिए हैं। जैसे थर्स्टन महोदय हैं और वेस्लर ने भी अपनी अपनी बुद्धि का परिभाषा दिया है। अब हम देखते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? बुद्धि के तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन हम उन्हीं का वर्णन करेंगे जो मुख्य रूप से मुख्य रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। सांवेगिक बुद्धि का महत्व होता है भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि का मतलब है कि व्यक्ति किसी के भी दूसरे के भाव को समझकर, दुख सुख को समझ करके उसके अनुसार उसको समझना, प्रकटीकरण करना या फिर उसके अनुसार निर्णय लेना ही भावात्मक बुद्धि कहलाता है। दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में व्यक्ति अपने जीवन के बहुत सी समस्याओं का समाधान करता है, उसको सफल समायोजन करते हैं। उसको अधिक अच्छे ढंग से यदि वो इसका समाधान कर लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं इस व्यक्ति में अधिक व्यवहारिक बुद्धि है। जैसे कोई व्यापारी वर्ग है, कोई अपने व्यापार से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान क्या करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। इसी प्रकार शिक्षक हैं या फिर खिलाड़ी हैं, वो अपने खेल से संबंधित या शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं वो अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा वो जल्दी ही उसका समाधान कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि इनमें व्यवहारिक बुद्धि अच्छी है। अब तीसरा है
स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि का मतलब ये नहीं होता वो किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ हो। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के मूल्यों को, उसके जीवन के आधारों को समझ करके वो किस तरह से अपने जीवन का निर्णय लेता है, किस तरह से अपने जीवन यापन को करता है, अपने जीवन में कैसे उतारता है, इस मूल्यों को देख करके ही वो अपने जीवन के रास्ते को आगे बढ़ाता है। इसे ही हम लोग आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत तेज़ है, या फिर मेरा बच्चा मंद है, या उसका IQ कम है, या फिर उसके हम कैसे जांचें कि मेरा बच्चे का बुद्धि कितना है, कैसे हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बुद्धि परीक्षण क्या है इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगी कि सर्वप्रथम गार्डन महोदय ने बुद्धि परीक्षण के बारे में ध्यान आकृष्ट किया था सभी का, और फिर उसमें उन्होंने बुद्धि मापने के लिए एक मापनी तैयार की थी। उसमें ये मापनी तैयार हुआ था 1896 ईस्वी में। उसमें 30 एकांश थे, लेकिन फिर उसमें कुछ त्रुटियां आ गई तो उसका संशोधन किया गया। 1905 ईस्वी में सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने साइमन महोदय एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनके साथ मिलकर उन लोगों ने रिसर्च किया, शोध किया, और दोनों ने मिलकर इसको 1905 में एक मापनी बनाई। वो मापनी ऐसी बनी जो कि काफ़ी सफल रही। कोई भी परीक्षण या कोई भी बुद्धि मापनी सफल तब कहलाता है जब वो अपने आयु वर्ग के बच्चों के बीच 75% या उससे अधिक पर सफल होता है, या फिर उससे 1 साल बड़े बच्चे के ऊपर 75% यानी 75%, या फिर उससे अधिक बच्चे उसको यदि सफलता रूप से कर लेते हैं, या फिर उससे 1 साल कम बच्चे यदि उसको 60% या उससे कम में सफल होते हैं तो उसको कहा जाता है कि हमारा परीक्षण या बुद्धि मापनी बहुत ही सफल है और वैध है। जैसे मान लेते हैं कि 7 साल के बच्चे का हमको बुद्धि मापना है, तो उस तरह के बच्चे की बुद्धि मापने के लिए हम क्या करेंगे कि 7 साल के बच्चे की आयु वर्ग के बच्चों में हम यदि उसका निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उसमें 75% या उससे अधिक के बच्चे यदि उसमें सफल हों, या फिर 8 साल के बच्चे 75 या उससे अधिक के बच्चे उसमें असफलतापूर्वक कर लेते हैं, या फिर 6 साल के बच्चे 60% या 60% से कुछ नीचे कर लेते हैं, उसको सफलपूर्वक उसका हल कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि ये बुद्धि परीक्षण हमारा क्या है, ये सफल रहा और उसकी सफलता बहुत हद तक ठीक रही। अब देखते हैं कि हम बुद्धि परीक्षण हमारे समाज में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते हैं, तो उसके लिए भी बुद्धि परीक्षण बना है। या बहुत बार ऐसा होता है कि क्या करते हैं, हम एक एक करके करते हैं, और बहुत बार होता है बहुत से जनसंख्या अधिक हो गई तो हम उसको एक एक करके कैसे करें। तो बुद्धि परीक्षण हम 2 प्रकार का होता है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण को 2 प्रकार में बांटा है। एक है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है कि बच्चों के इंटेलिजेंस को हम क्या करते हैं कि एक एक करके बुला करके उनको देखते हैं और उनकी बुद्धि का परीक्षण करते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। इसमें इसका डिमेरिट ये है कि इसमें समय ज़्यादा लगता है। और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या है कि एक बार में 5 बच्चे, 10 बच्चे या 20 बच्चों का हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ग्रुप में बैठा करके उनकी बुद्धि का माप करते हैं और उनका टेस्ट ले करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय में ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का जरूरत पड़ा था और वो आर्मी अल्फा टेस्ट था। अब देखते हैं कि इन दोनों में, इंडिविजुअल टेस्ट में और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं। क्योंकि अभी हमने बताया कि हमारे समाज में बहुत से व्यक्ति, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ लिख सकते हैं और हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं या जो किसी भी तरह के मंदित हैं तो उनके अंदर बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो इन बच्चों को भी जीने का अधिकार है, इन बच्चों को भी क्या है, पढ़ने का और जीवन यापन करने का अधिकार होता है। तो इसके लिए हम उनकी बुद्धि मापने के लिए हम 2 तरह का उपयोग किया गया है इस हमारे मनोविज्ञान में। एक है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है कि किसी भी एकांश को हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो होता है
कि शब्द का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और जो शब्द और वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और उसके ऑप्शन होते हैं, 3-4 उसके ऑप्शन होते हैं। बच्चे उसको देख करके बनाते हैं और जिस प्रकार आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं कि उसका हम मापनी देखते हैं, मतलब उसके अनुसार उसका हम निर्णय लेते हैं। दूसरी बात, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस में क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह के शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें वो क्रियात्मक परफॉर्मेंस ये होता है, टेस्ट होता है, यानी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। उसमें कोई चित्र बना के या कोई फिगर बना के या किसी तरह का कार्य क्रियाकलाप बना करके उसको दिया जाता है और उसी से संबंधित क्वेश्चन या प्रश्न उनसे पूछा जाता है और बच्चा जब उस तरह का एक्टिविटी कर लेता है, उसी की एक्टिविटी के सफल समायोजन में देखा जाता है कि क्या ये बच्चा उतने लेवल पे आ पाया है या नहीं आ पाया है। तब उसको हम देखते हैं और करते हैं कि ये कितने बुद्धि का है। अब देखिए कि ये तो हो गई ये बातें। इसी तरह से ग्रुप इंटेलिजेंस में भी 2 तरह की बातें होती हैं, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस, इन दोनों में भी इसी तरह की बातें होती हैं। फिर हमारा ये जो टेस्ट था उसको साइमन और बीने महोदय ने 1908 ईस्वी में फिर इसमें संशोधन हुआ और संशोधन करके 1908 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। तो इसमें जब प्रकाशित हुआ तो सबसे पहले इसमें हम ये क्या किया गया, मानसिक आयु, मेंटल एज, ये एक संप्रत्यय था, एक शब्द था जिसको कि जोड़ा गया। अब देखा गया कि मानसिक आयु, बच्चों का मानसिक आयु क्या होता है। तो इसमें देखा गया कि बच्चे का मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल आयु, मतलब कि वास्तविक आयु, दोनों का हम यदि अनुपात देखें और 100 से गुना करके उसमें जो भागफल आता है और उसमें हम 100 से गुना करके देखते हैं, जो हमारा प्राप्त होता है वही बच्चे का क्या होता है, बुद्धि लब्धि होता है। और बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, 1908 ईस्वी में बीने साइमन ने अपने संशोधन के बाद किया था। तो इन्होंने इसे सबसे पहले विलियम स्टर्न थे, जो कहाँ के थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। विलियम स्टर्न कहाँ के थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1912 ईस्वी में इसे मानसिक आयु और वास्तविक आयु को एक फॉर्मूले के रूप में लिख करके रख दिया। फॉर्मूले के रूप उसका क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, ये होता है। मतलब IQ = MA/CA × 100। अब MA क्या है, MA होता है मेंटल एज, मतलब कि मानसिक आयु, और CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु, इसे तैत्विक आयु भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि मानसिक आयु क्या होता है। मानसिक आयु का मतलब होता है कि बच्चे जिस आयु ग्रुप के हैं, जिस एज ग्रुप के हैं, तो उससे संबंधित जितने भी बच्चे हैं उनसे उनकी अपेक्षा इस बच्चे की बुद्धि कितनी है उसे देखा जाता है। और क्रोनोलॉजिकल आयु का मतलब होता है कि बच्चा जन्म से लेकर के अब तक जितने साल का हुआ उसे हम लोग वास्तविक आयु कहते हैं। तो मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देकर फिर 100 से गुना करके जो उसका भागफल आता है उसी के अनुसार हम लोग उसका IQ देखते हैं, यानी बुद्धि लब्धि को चेक करते हैं। इसी तरह जब इसमें देखा जाता है, अब देखते हैं कि कैसे कैसे हम समझते हैं कि कोई बच्चा मंद है, कोई बच्चा ज़्यादा तेज है या फिर औसत है। तो जब बच्चे का IQ 90 से 110 आता है IQ, तो उस समय क्या होता है, बच्चे को एवरेज माना जाता है। हमारे समाज में ज़्यादातर बच्चे एवरेज ही हैं, यानी कि उनका IQ 90 से लेकर के 110 तक होता है। दूसरी बात, यदि 90 से लेकर के 80 तक होता है तो वो बच्चे थोड़े मंद कहलाते हैं, और 80 से और नीचे जाता है तो धीरे धीरे बच्चे का मानसिक इंटेलिजेंस क्या होता है, कम होता चला जाता है। अब देखिए 110 से यदि 120 के ऊपर होता है तो उस बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, वो तेज बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे कहा जाता है। और 120 से 130 के बीच होता है तो बच्चा काफ़ी तेज होता है, मतलब कि ये सुपीरियर, वेरी सुपीरियर बच्चे उसको माना जाता है। लेकिन इतना IQ शायद ही कभी किसी बच्चे का होता है, वो बहुत ही रेयर होता है। जैसे तथागत वगैरह थे उनका होता है, जनरली ये होता नहीं। जनरल होता है क्या, 90 से लेके 110 तक ही बच्चों का होता है, एवरेज में होता है। इसे ही हम लोग IQ या बुद्धि लब्धि कहते हैं। अब बाकी के नीचे जितने भी होते हैं, 70 से कम जब बच्चे का IQ होने लगता है तो वो मंद बुद्धि में गिनती आने लगता है। इस तरह से आज हमने आपको बुद्धि के बारे में बताया, एक बुद्धि लेसन के बारे में बताया, और फिर हम अगले क्लास में दूसरे चीज़ को बताएंगे, दूसरे मनोविज्ञान के दूसरे चैप्टर को हम
बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।